जी, ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग इज क्लियर। Yes. चलिए फिर ठीक है। तो आज है लेसन नंबर 6। आज की इस क्लास में भी हम लोग मिक्स क्वेश्चन को करेंगे, तो इसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेंगी, और अक्सर बेशतर क्वेश्चन जो है वो आपके पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ये वर्ड जो है बार बार यूज़ करता हूँ, पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि कम से कम जो है आप लोग भी इस चीज़ पर फोकस करना सीख जाओ कि वाकई में पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या सिर्फ मैं वैसे ही आपके सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि हम भी इसी मरहले से गुजरे हैं, और हम भी ये सारे पीवाईक्यूज वगैरह करके ही इस मरहले पे हमने इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो आपको भी वही तरीका मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी फॉलो कीजिए, और ऐसे ही अटेंशन डालकर जो है आप क्वेश्चन को कीजिए, और खूब अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन बनता है ताकि आप उसको जो है फौरन कैचअप कर पाओ। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 151। अभी जून की जो क्लास हुई है उसमें जो है ये चीज आपको बताई गई है, और उसी से ये क्वेश्चन है। बस सिर्फ थोड़ा सा मतलब एक ऑप्शन का चेंज यहाँ पर किया गया है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है वही है। ठीक है, लेकिन आप में से अक्सर बच्चे जो है फिर भी इसका आंसर गलत ही करेंगे, इतना तो मुझे यकीन है। देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर फॉलोइंग पॉल्यूशन ऑन 24 आवर्स बेसिस इन रेजिडेंशियल एरियाज बाय सीपीसीबी। सीपीसीबी है क्या? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी ये एक तरीके का बोर्ड है, या आप इसको एक कमेटी या एक कमीशन बोल सकते हो, जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से रेजिडेंशियल एरिया में जो है फॉलोइंग पॉल्यूशन की जो लिमिट बताई गई है 24 आवर्स में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रेजिडेंशियल एरिया में ये सारे पॉल्यूशन है, तो उसकी सीपीसीबी ने एक लिमिट बताई है कि 24 आवर्स में अगर ये पॉल्यूशन इतनी लिमिट में है तो आपके लिए सही है, अगर इतनी लिमिट से जो है क्रॉस करेंगे तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा है कि अगर लीड जो है 5.5 की मिकदार में जो है रेजिडेंशियल एरिया में 24 आवर्स के अंदर अगर 5.5 की मिकदार में जो है लीड पॉल्यूशन पाया जाता है, तो ये जो है आपके लिए सही है। अगर उससे जो है यानी मतलब ये 5.5 क्या है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, यानी ये लिमिट जो है तजवीज की गई है, बताई गई है सीपीसीबी के जरिए। अगर 5 पॉइंट से जो है पॉल्यूशन जो है 5.10 हो जाता है, 5.11 हो जाता है, तो फिर ये जो है आपके लिए हानिकारक यानी हार्मफुल हो जाएगा। तो उसी एतबार से जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है किसकी लिमिट जो है कितना है, तो लिमिट के एतबार से जो है आप इसको क्या करोगे, ऑर्डर में लगाओगे। जी, बताइए, किसी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो, मैंने पहले भी बोला है, इन्वायरमेंट ये कैसे टॉपिक है, इसमें जो है कुछ चीजों को आप याद कर सकते हो, और उनसे जो है आपका क्वेश्चन आसानी के साथ सरल तरीके से जो है आप बना सकते हो। बट अगर आप ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, या आप थ्योरी वगैरह पढ़ना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते, तो आप कम से कम जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आपको याद रहना चाहिए। अगर आप वही जून पीवाईक्यूज का क्वेश्चन आपको याद होता तो फिर जो है आप इसका आंसर आसानी के साथ बता देते। ठीक, देखिए इसका आंसर जो है 4। अगर आपको याद है, पर्टिकुलेट मैटर की जो है कई टाइप्स होती है, तो यहाँ पर जो है दो टाइप्स दी गई हैं। RSPM जो है ये भी पर्टिकुलेट मैटर की एक टाइप्स है, ठीक है, ये भी है। बाकी लीड जो है एक तरीके का पॉल्यूशन है, जो बैटरी वगैरह से निकलता है, कॉस्मेटिक के सामान से निकलता है, मेकअप वगैरह के सामान से निकलता है, वार्निश से निकलता है, यानी पेंट मतलब वार्निश जो है एक तरीके की चीज होती है जो मतलब पेंट वगैरह पे लगाई जाती है ताकि वो चीज बिल्कुल चमकने लगे। अमोनिया भी एक तरीके का पॉल्यूशन है, जो सड़ी मछली वगैरह होती है, सड़े फूड्स वगैरह होते हैं, उन सारी चीजों से अमोनिया भी क्या है, निकलता है। तो यानी इन पॉल्यूशन के जो है बहुत सारे सोर्सेज होते हैं निकलने के, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ाई गई हैं। तो मेरा मानना है इन क्वेश्चन को जो है इसी मतलब क्वेश्चन के तहत ही ऐसी चीजों को जो है आप लोग समेटने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 152। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सा जो है एक जरूरी रिक्वायरमेंट है फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के लिए। वाटर वेपर, सनलाइट, हाई टेम्परेचर, स्नो। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन, और कई बार आपको Yes. बता। हाँ जी। Fourth option.
चलिए, रैयान अहमद ने कहा है सनलाइट, वेरी गुड। तो रैयान अहमद का आंसर जो है सही है, ठीक है, सनलाइट। क्योंकि ये चीज जो है हमने कई बार आपको बताई है कि फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन कब होता है, जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जब इन तीन मतलब इन दोनों गैसेस का मिलाप जो है सूरज की रोशनी से होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी में इन दो गैसेस का मिलाप होता है, तो इसी से जो है हमारी ग्राउंड लेवल ओजोन भी बनती है, और इसी से ही जो है फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है, यानी फोटोकेमिकल स्मोक जो है बनता है। ठीक है। चलिए, काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब ये भी क्वेश्चन जो है पूरा एकदम पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से कोई भी चीज चेंज नहीं की गई। ये क्वेश्चन जो है आपके आए हुए 18-20 का क्वेश्चन, आप देखो ये चीज पूछी गई है। व्हाट कॉज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो है मतलब किस चीज की वजह से होता है? कोरोजन ऑफ बिल्डिंग, यानी खराब बिल्डिंग में अगर आप रहते हो, यानी ऐसे बिल्डिंग जो बिल्कुल घुल गई है, जिसपे जंग वगैरह यानी खराब चीजें हैं बिल्कुल। कंटेमिनेटेड इंडोर एयर, या फिर आप ऐसी एरिया में रह रहे हो जो आपकी अंदर की एरिया में जो है बिल्कुल गिराजत वाली हवा जाती है, यानी आलूदगी वाली हवा, पॉल्यूशन वाली जो है हवा रहती है आपकी इंडोर एरिया में, अंदरूनी एरिया में। कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई इन द बिल्डिंग, या आपकी बिल्डिंग में जो है जिसमें आप रह रहे हो गंदा पानी का सप्लाई हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ बिल्डिंग इन लैंडस्लाइड एरिया, या आपकी बिल्डिंग जो है लैंडस्लाइड वाली एरिया में मौजूद है। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो है ये किस चीज की वजह से होता है? देखिए, यहाँ पे एक वर्ड बीच में यूज किया गया है, बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब आप जिस बिल्डिंग में रहते हो या फिर आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, वहीं पर जो है आपको क्या होते हैं, सिंड्रम, यानी बहुत सारी ऐसे सिम्टम, यानी बहुत सारी ऐसी अलामतें जो है आपको देखने को मिल जाती है, यानी बहुत सारी बीमारियां जो है आपको हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? यानी आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उस बिल्डिंग का जो अंदरूनी एरिया है वो आलूदगी से भरा पड़ा है, यानी उसके अंदर में जो हवा जा रही है वो गंदी हवा जा रही है, आलूदगी वाली जा रही है, पॉल्यूशन वाली हवा जा रही है, जिसकी वजह से जो है आपको क्या हो रही है, बहुत सारी डिसीज हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारे सिम्टम जो है आपके अंदर समझ में मतलब नजर आते हैं। देखिए, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच पीपल डेवलप सिम्टम ऑफ इलनेस और बिकम इन्फेक्टेड विद क्रोनिक डिसीज फ्रॉम द बिल्डिंग इन विच दे वर्क और रिसाइड। इन द साइंटिफिक लिटरेचर यस बी यस इज आल्सो नोन एज बिल्डिंग रिलेटेड इलनेस, यानी बिल्डिंग से रिलेटेड जो बीमारियां आपको हो रही है, तो रिलेटेड मींस यानी जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो उस बिल्डिंग का अंदरूनी एरिया जो इंडोर एयर एरिया है वो क्या है, बिल्कुल गंदे हवा से भरा हुआ है, यानी वो गंदी एरिया है। इसको जो है बिल्डिंग रिलेटेड सिम्टम भी बोलते हैं, इसको आइडियोलोफेटिक इन्वायरमेंटल इंटॉलरेंस भी बोलते हैं। तो यानी सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो है एक ऐसी कंडीशन है, यानी जिस एरिया में आप रह रहे हो उसमें लोगों की जो है बीमारियां जो है डेवलप होती है, या फिर उनके अंदर जो है क्रोनिक डिसीज वाला इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसमें वो रहते हैं फिर जिसमें वो काम करते हैं। तो बिल्डिंग यहाँ पर वर्ड दिखा मतलब है, तो इससे आप समझ जाइए कि हमारा जो घर है या फिर हमारा जो बिल्डिंग है, हम जिसमें रह रहे हैं वो एरिया जो है क्या होती है, गंदी होती है, इस वजह से हमें बीमारियां हो जाती है। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग गैसेस? तो यहाँ पर देखिए, आपको लाइफ टाइम नहीं पूछा गया, यहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पूछा गया है इन गैसेस का, और इनको जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखिए यहाँ पे कोई बताएगा इसका आंसर है क्या, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? देखिए, ये इसका सही आंसर जो होगा, आंसर नंबर 4, ठीक है। हम इसके बारे में जान लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है क्या। वैसे हमने इस चीज को पढ़ा, इसके बारे में बात भी हमने की है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस को मेजर करने का एक तरीका है, यानी हर ग्रीन हाउस गैसेस को जो है ये क्या करता है, इंडिविजुअली तौर पे मेजर करता है, ताकि वो ये जान सके कि किस गैसेस से जो है कितना ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कौन सी गैस जो है मतलब जिनको हमने ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट में रख रखा है, उन गैसेस में से जो है किन गैसेस से जो है सबसे ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यानी ये एक तरीके का मेजर करने का एक तरीका है। इसको GWP 100 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा जो है 100 साल पे जो है इस चीज को नापा जाता है, ठीक है। यानी वैसे तो इसको जो है 20 साल पे भी करते हैं,
हेलो। जी सर। विजिबल है स्क्रीन? जी। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको GWP इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसी गैसेस का चेक किया जाता है तो उसको जो है 100 ईयर पे यानी 100 साल पे जो है चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है जो गैसेस है जिनको ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट में रखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपसे लाइफ टाइम पूछा जाता है तो ये एटमॉस्फेयर में जो है 550 से लेकर 100 साल तक जो है रहती है। बट इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 1 है। ठीक है। 1 से मतलब यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सिर्फ एक बेस माना जाता है। ठीक है। फिर उसी बेस से जो है सारी गैसेस का कंपैरिजन किया जाता है। देखिए मेथेन मेथेन का अगर आप लाइफ टाइम देखोगे तो ये 12 साल तक जो है एटमॉस्फेयर में रहती है, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 28 मतलब टन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसको किससे कंपेयर करोगे मिथेन को, तो आप यही कार्बन डाइऑक्साइड से ही कंपेयर करोगे, यानी आप ऐसा बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है 28 गुना ज्यादा जो है मिथेन क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है पोटेंशियल में। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है 265 है। तो आप इसको जो है मिथेन से नहीं कंपेयर करोगे बल्कि CO2 से कंपेयर करोगे। आप ये बोलोगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से जो है 26.5 गुना जो है ज्यादा ये क्या करती है, ग्लोबल पोटेंशियल का काम करती है। यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में जो है हम हर गैसेस को इंडिविजुअल तौर पे जो है जानते हैं, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो होती है 1 निकाली जाती है, क्योंकि इस वजह से निकाली जाती है क्योंकि हम सारे गैसेस को इसी के कंपैरिजन में ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि होना चाहिए ना कुछ कंपेयर करने के लिए। तो CO2 को ही सारे गैसेस को कंपेयर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि CFC11 जो है वो कितना जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल करती है, तो आप यही बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का 4660 गुना जो है वो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल करती है। सारी गैसेस को जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने ऊपर वाली गैसेस से जो है कंपेयर करेंगे। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप मिथेन से कंपेयर करो, मिथेन को जो है आप CFC से कंपेयर करो, यानी ऐसा नहीं करोगे। जितनी भी गैसेस है सबका कंपैरिजन जो है CO2 से ही किया जाएगा। ठीक है। और इसी एतबार से जो है आपकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल समझ में आ गया कि ये है क्या, आया समझ में? सिंपल से वर्ड में जी अगर सर। मैं आपको बोलूं बस ये यही है कि हर ग्रीन हाउस गैसेस को इंडिविजुअली तौर पे क्या है, मेजर करने का एक तरीका है, और उस मेजरमेंट में हम यही जानते हैं कि कौन ग्रीन हाउस गैसेस जो है कितना ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। देखिए, कह रहे हैं कि ऑल गैसेस कैटेगराइज आर ग्रीन हाउस गैसेस हैव अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वैल्यू। दिस मेजर हाउ इफेक्टिव ईच गैस इज एट ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड वार्म द अवर प्लेनेट। कहते हैं कि वो सारी गैसेस जिनको ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में रखा गया है वो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वैल्यू है। और इसको जो है मेजर किया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि हर गैस जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है कितना हीट को जो है ट्रैप करती है और हमारी प्लेनेट को जो है गर्म करती है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है, जमीन से जो गर्मी निकलती है उस गर्मी को वो अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, यानी अपने अंदर फंसा लेती है, अपने अंदर ले लेती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसी चीज को जो है यहाँ पर मेजर किया जाता है कि कौन गैस जो है कितना ज्यादा हीट को अपने अंदर जो है ऑब्जर्व करती है, अपने अंदर जो है ट्रैप करती है। ठीक है। कहे इसेंशियली GWP मेजर हाउ पोटेंट अ गैस इज अ कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज। तो GWP जो है इसी चीज को मेजर करता है कि कितना गैसेस जो है क्लाइमेट चेंज में जो है हिस्सा लेती है, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा जो है क्लाइमेट चेंज होता है। The most commonly used metric to quantity greenhouse gas emission is known as GWP 100। देखिए ये जो मेजर करने का तरीका ये 3 तरीके का होता है। GWP 20 होता है यानी जो 20 साल पे किया जाता है, GWP 500 होता है यानी जो 500 साल पे किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो है वो यही है GWP, यानी सबसे ज्यादा जो है 100 साल पे ही ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है हर गैस की जो है चेक की जाती है। आ गया समझ में? जी सर।
हाँ, तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे आपको पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यानी आपको डिक्रीजिंग से जो है इंक्रीजिंग जाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पोटेंशियल जो है 1 होता है, ठीक है, और यही 1 जो है बेस बनाया जाता है, और ये 1 जो है 1 टन के इक्वल होता है, ठीक है। ये लाइफ टाइम नहीं, ये पोटेंशियल अलग होता है, लाइफ टाइम अलग होता है। लाइफ टाइम अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए तो ये 5 मतलब 50 से लेकर 100 के बीच में होती है, यानी 50 साल से लेकर 100 साल तक जो है ये हमारे एटमोस्फेयर में रहती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे मिथेन, मिथेन का लाइफ टाइम जो है 12 साल है, बट इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 28 है, कहीं कहीं पर 22 भी मिलता है, 23 भी मिलता है, ठीक है, यानी जो भी है यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ही आएगा। फिर उसके बाद जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि 265 पोटेंशियल है, यानी तीसरे नंबर पे। देखिए एग्जैक्ट नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप जो है इसका सीक्वेंस याद कर लो, कौन सबसे कम है कौन सबसे ज्यादा है, इस एतबार से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है आप लगा लोगे आसानी से। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 155, द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड बाय द पार्टीज टू दिस कॉन्फ्रेंस इन द फॉलोइंग। तो क्योटो प्रोटोकॉल को जो है किस कॉन्फ्रेंस या पार्टी के जरिए जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। सीओपी को हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के जरिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल को जो है अडॉप्ट किया गया था, किस कॉप में जो है क्योटो बनी थी, बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कॉप 3, ठीक है, तो कॉप 3 में जो है ये आपकी क्योटो प्रोटोकॉल जो है बनी थी, और कहाँ पर हुई थी, जापान में हुई थी, ठीक है। 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल को क्या किया गया था, साइन किया गया था, लेकिन ये इफेक्ट के अंदर कब आई थी, 2005 में आई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बुनियादी चीज है, ऐसी चीजें जो है याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइफ अंडर वाटर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लाइफ अंडर वाटर ये एक तरीके का गोल है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से किस गोल से जो है ये रिलेट करता है, कौन सा गोल ये बात करता है कि पानी के नीचे की जो जिंदगी है उसको हमें सस्टेन करके रखना है। ऑप्शन बी सर। चौथी, चौथी अपडेट। ऑप्शन नंबर है 14। अब ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए, काफी बड़ी गलती है ये सब, ठीक है, ऐसी चीजें तो याद हो जानी चाहिए। तो ये आपका जो है लाइफ अंडर वाटर, ठीक है, यानी पानी के नीचे वाली जिंदगी है जिसमें मछलियां वगैरह रहती हैं, उसको सस्टेन करने की, यानी उसको एक तरीके से मैनेज करने की या कंजर्व करने की, बचाने की बात कौन का मतलब कौन सा गोल करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 14, ठीक है। गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज की बात करता है। गोल नंबर 15 जो है जो जमीन के ऊपर की लाइफ है, यानी जिसपे हम लोग रहते हैं उस चीज को जो है ये सस्टेन करने की बात करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 157, ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, लेकिन फिर जो है दिसंबर में भी पूछा गया है, तो उस चीज हमने ले लिया है। टू बी कंसीडर्ड हजार्ड वेस्ट, कह रहे हैं कि हजार्ड वेस्ट को कंसीडर करने के लिए या हजार्ड वेस्ट होने के लिए जो है एक वेस्ट में जो है कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, यानी अगर हजार्ड वेस्ट मीन्स यानी खतरनाक वेस्ट, खतरे वाला वेस्ट, ठीक है। तो खतरे वाला वेस्ट बनने के लिए उस वेस्ट में जो है कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या वो फ्लामेबल जिसको इग्नाइटेबल बोलते हैं, यानी कोई ऐसा केमिकल उस वेस्ट में हो जो अगर आपके ऊपर गिरे तो आपको बिल्कुल जला दे, जैसे तेजाब। कोरेसिव सब्सटेंस, ये एक तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक तरीके के केमिकल्स होते हैं जो किसी चीज पे गिरते हैं तो उसके रंग या हैयत को बदल देते हैं। यानी अगर ये कोरेसिव सब्सटेंस जो है किसी मेटल पे गिर जाएगा, किसी लोहे वाली चीज पे गिरेगा, तो फौरन जो है उस लोहे की हैयत जो है बदल जाएगी, यानी उस पे जंग लग जाएगा, ठीक है। रिएक्टिव मीन्स यानी कोई ऐसा केमिकल जो है अगर आपको लगता है या किसी चीज पे गिरता है तो फौरन जो है रिएक्शन हो जाता है, यानी उसकी वजह से जो है कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है। टॉक्सिटी मीन्स होता है जहरीला, कोई भी जहरीला केमिकल। रेडियो एक्टिविज्म, ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, बट ये हजार्ड वेट से कुछ रिलेट नहीं करता है, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन ए सी। देखिए यहाँ पे जो है ना ये सारा होगा, यहाँ पे देखो ई को इस वजह से कंसीडर किया गया है क्योंकि ए बी सी डी, ठीक है, तो ये सारे होंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसमें ए से लेकर सी, मतलब ए से लेकर डी तक जो है सारे ऑप्शन मौजूद थे, तो डी वाले में जो है पूरा था, और यहाँ पर ई भी था, इस वजह से जो है इसी को एनटीए ने भी क्या किया है, कंसीडर किया है। क्योंकि रेडियो एक्टिविज्म जो है ये कुछ ऐसा जो है केमिकल नहीं है जो एक वेस्ट में होना चाहिए जिसकी वजह से वेस्ट जो है वो आपका हजार्ड वेस्ट बन सकता है।
चलिए। सर उसी को एलिमिनेट कर रहे थे, वहाँ नहीं आ रहा था। हाँ वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो है थोड़ा टेक्निकल टाइप में दिया था, और ऐसे ही ऑप्शन अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो यकीनी तौर पे जो है कंफ्यूजन हो जाती है कि हम किसको यहाँ पर चूज करें या किसको जो है हम इलिमिनेट करें। ठीक है। बहरहाल इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुए हैं, तो क्या पता आ सकता है। क्वेश्चन नंबर है 158। Anil has an MP3 file stored on his computer. Which type of data is stored in an MP3 file? अनिल ने जो है अपने कंप्यूटर पर क्या किया है, MP3 फाइल जो है स्टोर की है, तो कौन से टाइप डेटा का जो है उसने MP3 फाइल में स्टोर किया है? हाँ सर। हाँ तो ये हो जाएगा साउंड। चलिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन टू द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो याद होना चाहिए आप लोगों को। DACB सर। ऑप्शन DCAB। वन। हाँ देखिए, यहाँ पे जो है वन नहीं होगा, टू होगा। सबसे पहले आएगा वैक्यूम ट्यूब, फिर उसके बाद जो है आपका आता है ट्रांजिस्टर आता है ना। हाँ सर। हाँ फिर उसके बाद आएगा जी। इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर। देखिए यहाँ पे जो है ना, मतलब एक होता है ट्रांजिस्टर, एक होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हम बोलते हैं थर्ड यानी तीसरा। तो हमें दूसरे और तीसरे में ही जो है तरतीब लगाने में दिक्कत होती है। तो आप ऐसे याद रखो कि ट्रांजिस्टर में टी मतलब टी है, तो ये तीसरा नहीं होगा, ठीक है, ये दूसरा आएगा। तीसरे पे कौन आएगा? तीसरे पे इंटीग्रेटेड सर्किट आएगा। ठीक है। ट्रांजिस्टर में टी है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि ये तीसरे नंबर पे नहीं आएगा। ठीक है, तीसरे पे नहीं आएगा मतलब यानी ये दूसरा है। तीसरे पे जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आएगा। चलिए। क्वेश्चन नंबर है 160। तो यहां पर देखिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, और इसी तरीके से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन दिया गया है। और ये कन्वर्जन जो है काफी आसान होता है, तो इसको बताइए करके आप लोग। जी आप लोग अपना निकालिए और बताइए। देखिए हमने क्या बताया था, जब भी हमें बाइनरी से जो है हेक्साडेसिमल निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चार चार की जो है ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है, तो पूरी चार चार वाले में मतलब आठ वैल्यू नहीं है कि हम चार चार की ग्रुपिंग कर लेंगे तो हमारा जो है मतलब बराबर हो जाएगा। देखिए अगर हम चार की ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने ऐसे जो है पॉइंट मतलब वो कर दिया है, तो एक हो गई चार वैल्यू, 1 0 1 1 1, ठीक है चार। अब यहाँ पे सिर्फ तीन ही वैल्यू बच रही है, तो इस चार की ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो बना देते हैं। ठीक। तो यानी यहाँ पे जो है चार की ग्रुपिंग हो गई है। अब इसके नीचे जो है हम 1 2 4 8 16, इसी तरीके से ये जीरो के नीचे हो जाएगा 32। नहीं नहीं ठीक है, चार चार की ग्रुपिंग करते हैं, और ये जो ग्रुपिंग होती है ना, ये अलग तरीके से, मतलब 1 मिनट देखो, इसको ऐसे समझो, मैं गलत जा रहा हूँ। सर दोबारा से 1 2 हाँ 4 फिर 8। यहाँ पे जो है चार की ग्रुपिंग जो होगी, ये फिर दोबारा से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, यानी चार की ग्रुपिंग का मतलब चार अलग हो गया। ठीक है। अब फिर यहाँ से जो है आप चार के लिए 1 2 4 8 लिखोगे। ठीक है। तो देखिए जिस वैल्यू पे जीरो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पे हमने काट दिया, तो इसकी कितनी वैल्यू हमारे पास आ गई है, 4 1 5। और ठीक है, तो ये 5 वैल्यू हमारे पास आ गई, तो 5 जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे जीरो को अगर हम काट देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 8 13। 4 होगा 12 13। तो 13 को जो है हेक्साडेसिमल में हम क्या बोलते हैं, क्योंकि 10 से जो होता है, 10 जो है ए हो जाता है, फिर 11 जो है बी हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से 12 12 जो है सी से हो जाएगा, D। 13 जो है डी हो जाएगा।
ठीक। तो इस एतबार से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब यहाँ पे जो है हमने इसको भी अलग कर दिया है, ठीक है, क्योंकि जब हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी निकालते हैं तो इसको भी जो है ऐसे ही अलग करके निकालते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हमें टू की जो है बाइनरी चाहिए, तो टू की बाइनरी क्या होगी, जिस वैल्यू को हम लेते हैं उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, जिसको हम नहीं लेंगे उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो यानी टू की बाइनरी जो है 0 1, ठीक है, फिर इसी तरीके से 0। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं सी की वैल्यू क्या होती है, पहले बताइए। 13 होती है सी की वैल्यू? नहीं नहीं, सी की वैल्यू क्या होगी, नहीं 12 नहीं, होगी, ठीक है, 12 12, 12 हाँ 12। 12 होगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू 12 होगी, तो यानी हमें 12 की जो है बाइनरी निकालनी है। तो इसमें हम कितना मिला देंगे जो है 12 हो जाएगा, 8 4 12 होता है। 8 और 12 होता हाँ, है। तो यानी ए के नीचे जो है मतलब वो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, सिर्फ इसी दो वैल्यू को जो है हम ले रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारी वैल्यू पूरी हो जाती है, यानी 12 मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दो वाली जो बाइनरी है उसमें जो है हम मिला देंगे। जी तो तो मुझे तो बताइए सही कि आ क्या रहा ये बाइनरी सही निकल के आई है, 0 1, ठीक है, है जी, दोनों। 4 0 और इसी तरीके से 1 1। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे दोनों का आंसर जो है वो सर सही है, दोनों जी। 11 का ए है, 12 का सी है। नहीं नहीं, 10 से जो है ए कंसीडर किया जाता है, 10 से, 11 से नहीं, 10 से। अच्छा। ठीक है, देखिए हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है, यानी ये जो कन्वर्जन वाला जो भी नंबर होता है इसका बेस, जैसे डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है। तो 10 हम 1 से लेकर 10 को 10 नहीं मानते, हम 0 से लेकर 9 को जो है 10 मानते हैं। ठीक है, यानी 0 को भी कंसीडर किया जाता है वैल्यू में। तो 0 अगर हम 9 में मिला देंगे तो 10 हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है, तो 0 से लेकर 15 तक जो वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी 16। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो हम वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं अल्फाबेट में, तो हम 10 से करते हैं, 10 से लेकर 15 तक। 10 पे आएगा ए, 11 पे आएगा बी, 12 पे आएगा सी, इस तरीके से 15 तक जो भी वर्ड होगा, तो ऐसे ही सीरियल वाइज अल्फाबेट जाएगा 15 तक। ठीक, आ गया समझ में? जी चलिए, सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स आर वोलेटाइल। तो फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल समझते हैं आप लोग? जी बी एन ई सर, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी एम ओ एस जो है ये एक तरीके की मतलब मेमोरी दी गई है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए आपने रोम के बारे में पढ़ा है ना, कि रोम जो मेमोरी होती है वो हमारे जब भी कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब भी कंप्यूटर बनता है, तो कंपनी वाले ही रोम मेमोरी को क्या करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर के अंदर डाल कर देते हैं, और उसमें जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दिया जाता है तो वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो उसी की तरह बिल्कुल सी एम ओ एस रहती है। लेकिन हमारी जो रोम मेमोरी होती है उसके अंदर क्या चीजें स्टोर की जाती है, एक तो बी आई ओ एस होता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर को इनपुट देने का काम जो होता है, या कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता है, इन सारे प्रोसेस या सेटिंग को जो है किसके अंदर स्टोर करके रखा गया, रोम मेमोरी के अंदर रखा गया है। तभी रोम मेमोरी जो है इनपुट और आउटपुट का काम करके हमें देती है। इसी तरीके से कंप्यूटर जब स्विच ऑफ होता है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर जो बूस्ट करता है, ठीक है, तो यानी स्विच ऑफ होकर जो ऑन होने वाला प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस भी किसके अंदर स्टोर करके रखा गया है, रोम मेमोरी के अंदर रखा गया है। तो CMOS भी इसी मतलब बिल्कुल रोम मेमोरी की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर जो है कुछ दूसरी चीजें जो है स्टोर करके रखी गई है। देखिए CMOS का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया है जून वाले पेपर में, तो इसका फुल फॉर्म पे थोड़ा सा आप नजर रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर is a type of technology used in manufacturing of computer processor, memory chips and other digital device
द मेन पर्पस ऑफ CMOS in computer is to store important system setting and configuration such as the date and time, hardware setting and password information। तो CMOS में जो है क्या चीजें जो है स्टोर की जाती है, जैसे कंप्यूटर के अंदर डेट एंड टाइम सेटिंग वाला जो मतलब सिस्टम होता है वो CMOS के अंदर ही स्टोर किया गया है और उसी के अंदर ही तरतीब दिया गया है। इसी तरीके से हार्डवेयर वगैरह की जो भी सेटिंग होती है वो भी CMOS के अंदर ही स्टोर की गई है और तरतीब दी गई है। पासवर्ड की इंफॉर्मेशन जो होती है, जो हम कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते हैं और भी अलग अलग तरीके का काम करते हैं, तो वो भी जो है इसी के अंदर ही स्टोर किया गया है। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल बैटरी पावर चिप्ड ऑन मदरबोर्ड कॉल्ड CMOS बैटरी। ठीक है, तो इसको CMOS बैटरी या CMOS मेमोरी भी बोलते हैं, या इसको एक स्मॉल बैटरी पावर्ड चिप भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर होती है, कंप्यूटर का जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसी मदरबोर्ड पे सारी चिप्स होती हैं, सारी मेमोरियां होती है, तो वो भी जो है उसी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर होती है और इसके अंदर जो है इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है क्या की गई है, स्टोर की गई है। ठीक है, तो यानी बिल्कुल जो है ये रोम मेमोरी की तरह ही होती है, बट रोम मेमोरी के अंदर दूसरी चीजें स्टोर करके रखी गई है, इसके अंदर जो है दूसरी चीजें जो है स्टोर करके रखी गई हैं। आ गया समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 162। अगर आप 2017 या 2016 का आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वहीं से उठाया गया है। ठीक है, और इसमें से कुछ भी चेंज नहीं किया गया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, आई थिंक मुझे जहां तक याद है ये 2017 का क्वेश्चन है। Which of the following is an Indian mobile payment app developed by National Payment Corporation of India based on Unified Payment Interface UPI that facilitates safe, easy and instant digital payment? तो वो कौन सा मोबाइल ऐप है जिसको इसके जरिए डेवलप किया गया है और ये यूपीआई पर बेस्ड है, जो कि सेफ तरीके से आपके डिजिटल पेमेंट को फौरी तौर पर आसानी मतलब आसानी से और सेफ तरीके से आपके पेमेंट को ट्रांसफर करने का काम करता है? फोन पे। भाई यूपीआई, भीम यूपीआई, भीम यूपीआई हर जगह लिखा रहता है, ये क्या है? यही है ना, फोन पे तो नहीं है। भीम यूपीआई जहां पर भी, फोन पे के अंदर भी, फोन पे जो है वो भी यूपीआई को पकड़ता है। यूपीआई है क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी जो भी चीज होती है, यूपीआई नंबर जो होता है, मतलब किसी का भी यूपीआई नंबर लेकर आप भेजते हो तो फौरन जो है क्या कर लेता है, यूनिफाइड कर लेता है, कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, यानी उस पर्सन की बैंक की डिटेल जो है फौरन लेकर उसके साथ वो इंटरफेस करने लगता है, यानी पेमेंट वगैरह जो है आप सेंड करने लगते हो। ठीक है, तो ये जो है भीम है। तो भीम का भीम के जरिए जो है डेवलप किया गया है। देखिए, फोन पे के बारे में भी हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। इज एन इंडियन डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। फोन पे वाज फाउंडेड इन दिसंबर 2015 बाय समीर निगम, राहुल चरी एंड बुर्जीन इंजीनियर। द फोन पे ऐप बेस्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यानी फोन पे ऐप जो है ये भी यूपीआई पर, यूपीआई बेस्ड ऐप है। ठीक है, यानी ये भी जो है यूपीआई को यूज करता है, यूपीआई आईडी को ये भी यूज करता है, और ये 11 इंडियन लैंग्वेज में है। ठीक है, आप इसको चला सकते हो 11 इंडियन लैंग्वेज में। और इट एनेबल यूजर टू परफॉर्म वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज सेंडिंग, रिसीविंग मनी, रिचार्जिंग मोबाइल एंड डीटीएच, मेकिंग यूटिलिटी पेमेंट, कंडक्टिंग इन स्टोर पेमेंट। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो, क्योंकि आप में से हर कोई जो है आज के इस दौर में फोन पे का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज है, 2015 में यूपीआई बेस्ड जो है फोन पे भी है, और 11 इंडियन लैंग्वेज में जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। उमंग जो है एक तरीके की स्कीम है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये उमंग का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जा सकता है। इज अ मोबाइल ऐप, इज अ डिजिटल इनिशिएटिव, इज अ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये इनिशिएटिव किसके जरिए लिया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से लिया गया। और ये किस चीज के लिए लिया गया था? फॉर एक्सेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। देखिए, उमंग जो है ये एक तरीके का एप्लीकेशन भी है, तो इसको अगर आप यूज करते हो तो किस पर्पस के लिए जो आप इसको यूज करोगे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है, जो भी स्कीम है, उसको जो है इस ऐप के थ्रू जो आप एक्सेस कर सकते हो, जान सकते हो। अगर आपके लायक कोई स्कीम है तो उस स्कीम के तहत जो है आप अपना काम कर सकते हो, करवा सकते हो। तो ये 23 इंडियन लैंग्वेज में जो है ये ऐप है, और
इसका जो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों एप्लीकेशन मौजूद है। ये 2017 में जो है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जरिए जो है इस कॉन्फ्रेंस पे न्यू दिल्ली के अंदर क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इसकी जो है कुछ बारीक बारीक चीजें हैं। उमंग का फुल फॉर्म याद रख लो, क्योंकि पुराने पीवाईक्यूज में जो है उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया है, और ऑप्शन में अगर दिया गया है तो क्या पता जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट विल लॉस डेटा व्हेन द पावर टू अ कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। यानी जब एक कंप्यूटर की पावर जो है स्विच ऑफ हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो अपने डेटा को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ए एंड बी सर। देखिए यहाँ पे एनटीए ने जो है तीनों को माना है। ए। देखिए मेन मेमोरी भी होती है, क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर रैम रोम दोनों आते हैं, बट इन्होंने क्लियर रैम नहीं लिखा है, ठीक है, बट कंसीडर तीनों को किया है। ठीक, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 164, द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन नॉट बी अप्लाइड टू सिंगल प्रोपोजिशन। कह रहे हैं कि वैलिडिटी का कंसेप्ट जो है सिंगल प्रोपोजिशन पे जो है अप्लाई नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट में द कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू आर्गुमेंट्स। कह रहे हैं कि ट्रुथ का कंसेप्ट जो है वो आर्गुमेंट पे अप्लाइड नहीं हो सकता। तो क्या दोनों में बात जो है वो सही की जा रही है? आप हमें ये बताओ, वैलिडिटी जो है सिर्फ आप सिंगल प्रोपोजिशन से दोनों निकालते गलत हो? है सर। गलत कैसे होगा? यहाँ पे कैन नॉट लिखा गया है, सही चीजों को तो ही बताया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंगल प्रोपोजिशन पे जो है वैलिडिटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, तो सही बात है ना, क्योंकि वैलिडिटी का कंसेप्ट जो है पूरे आर्गुमेंट पे अप्लाई होता है, और आर्गुमेंट में क्या होते हैं, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 एंड कंक्लूजन। ये हमारा मिला के जो है आर्गुमेंट बनता है, और उसी आर्गुमेंट को हम क्या करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं। तो सही बात बोली जा रही है ना यहाँ पे। मैं ये समझ रही थी कि प्रोपोजिशन सिंगल प्रोपोजिशन बोला है तो। तो वही कह रहे हैं कि सिंगल प्रोपोजिशन पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो सही बात है ना कि नहीं हो सकता। जी जी। ठीक है, और इसी तरीके से जो है तुरुत का कंसेप्ट जो है ये भी आर्गुमेंट पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि तुरुत जो है वो प्रीमाइज को बताता है, आर्गुमेंट को कौन बताता है, वैलिडिटी इनवैलिडिटी आर्गुमेंट को बताती है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, और यही जो होता है हमारा वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 165, आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल फ्रॉम द फॉलोइंग। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बेसिकली 3 साल के बाद देखने को मिले हैं, क्योंकि इससे पहले जो है ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, बस बीच में जो है इन्होंने सारे सिंपलिंग के फ्यूचर पूछना शुरू कर दिए थे। अब फिर जो है सिंपल क्वेश्चन जो है आना शुरू हो गए हैं। तो हर डी एक, डी सर। बी सी डी। बी डी। बी सी डी होगा ना आपका एक ऑप्शन से। देखिए बीटी, यहाँ पे देखिए कोटा सैंपलिंग जो है ये भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। स्नोबॉल सैंपलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। बाकी आपका सिंपल रैंडम एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पर बेस्ड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 166, कह रहे हैं कि स्पेयरमैन्स रॉ क्लॉज पी is generally employed to measure the strength and direction of relationship between two ordinal variables। यहाँ पर जो है ये वर्ड यूज किया गया स्पेयरमैन्स रॉ क्लॉज पी। ये क्या है, एक तरीके का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो है आप लोगों ने जो है टाइप्स पढ़ी हुई है, ठीक है, यानी आपको एक कैटेगरी या एक लिस्ट बताई गई है कि मतलब नॉन पैरामेट्रिक में कौन कौन से आते हैं, पैरामेट्रिक के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो ये जो है एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो कह रहे हैं कि इस टेस्ट को जो है जनरली आमतौर पर जो है टू ऑर्डिनल वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप के डायरेक्शन या स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। सेकंड में कहा गया कि पेयरसन्स कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशंस आर। तो ये क्या है, ये आपका एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। कह रहे हैं कि इज वेरी यूजफुल व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कर्वीलिनियर। कह रहे हैं कि ये टेस्ट जो है बहुत यूजफुल होगा जब दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है, कर्वीलिनियर मींस यानी नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता। तो कर्वीलिनियर, ये कर्व वर्ड का मतलब होता है CUR, जो वर्ड्स होते हैं इसका क्या मतलब होता है, टेढ़ा। ठीक है, यानी इन दो वेरिएबल के दरमियान जब रिलेशनशिप एक जैसा ना हो, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है, नॉन लीनियर, कर्वीलिनियर का मतलब होता है नॉन लीनियर, यानी जब दोनों का रिलेशन एक जैसा ना हो, दोनों के दरमियान मुताबिकत ना हो, दोनों टेढ़े मेढ़े हो।
ये कहना चाह रहे हैं कि तब जो है इनके रिलेशनशिप को चेक करने के लिए पियर्सन कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन टेस्ट जो है यूज किया जाता है। ए सर। देखिए यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि पियर्सन कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन जो है जब दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप जो है कोरिलेशन वाला होता है, यानी दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है लीनियर वाला होता है, सेम जैसा रिलेशनशिप होता है, तब जो है कोरिलेशन मतलब पियर्सन का कोरिलेशन जो है चेक किया जाता है, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर ही कोरिलेशन वर्ड यूज किया गया है। तो कर्वी लीनियर के अपोजिट में जो वर्ड यूज किया जाएगा, यानी जो पॉजिटिव में वर्ड लिया जाएगा, तो उसको हम लेंगे लीनियर, यानी जब दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बिल्कुल लीनियर हो, सीधा रिलेशनशिप होता है, एक जैसा रिलेशनशिप होता है, तब जाकर इस पैरामीट्रिक टेस्टों को यूज किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 167, which of the following refer to a method of sampling in which a core group of participants who are initially sampled for a research study require और रिकमेंड अदर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट। कह रहे हैं कि फॉलोइंग में से जो है सैंपलिंग का कौन सा तरीका है विच अ कोर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, जो कि पार्टिसिपेंट के एक मेन ग्रुप्स होते हैं, मतलब जिनसे जो है रिसर्च स्टडी के लिए शुरुआत में सैंपल लिया गया है, और फिर वही जो है दूसरे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। यानी जिस एक ग्रुप से हमने पहले सैंपल ले लिया है, उसी वही ग्रुप जो है हमें दूसरे पार्टिसिपेंट की रिकमेंडेशन पेश कर रहा है, यानी वही जो है दूसरे सैंपल के बारे में बता रहा है। स्नोबॉल। ऑप्शन बी है स्नोबॉल। हाँ, तो ये होती है स्नोबॉल, क्योंकि स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है कि हम जिस ग्रुप से जो है डेटा लेते हैं, उसी ग्रुप से हम पूछते हैं कि भाई हमें तुम और लोगों के बारे में बताओ जहां पर इस तरीके का डेटा हमें मिल सकता है। ठीक है, इसमें हमने वही आपको एग्जांपल दी थी कि औरतें अगर शराब पीती हैं, वो वाली एग्जांपल हमने दिया था। क्वेश्चन नंबर 168, इन एकेडमिक राइटिंग। टोटल जी, सैम्पलिंग के बारे में एक बार बता दीजिए, टोटल सैम्पलिंग के बारे में। कोटा सैंपलिंग जो है जहां पर सैंपल लेने के लिए कोटा फिक्स किया जाता है, यानी आप अपने रिसर्च कर रहे हो, आपके रिसर्च में जो है ये कोटा फिक्स है कि आपको सिर्फ उन्हीं बंदों का डेटा लेना है जो 55 ईयर एज के हैं। तो 55 ईयर एज जो है ये आपने एक क्राइटेरिया बना दिया है, ये आपने एक कोटा बना दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप उन्हीं बंदों को लेकर अपने रिसर्च में स्टडी करोगी जो 55 ईयर एज के होंगे। ठीक है, तो यही कोटा है। ओके, जी। चलिए, इन एकेडमिक राइटिंग द एब्रीविएशन FN इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। तो अगर हम FN को यूज करते हैं थीसिस वगैरह को लिखने में या एकेडमिक पेपर को लिखने में, तो इसकी एब्रीविएशन क्या होगी, ये किस चीज को जो है रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, तो इसका मतलब होता है फुट नोट। ठीक है, फुट नोट और इंड नोट में क्या होता है, फर्क होता है। फुट नोट जो हर सफे के नीचे पर आपको मिलेगा, और इंड नोट जो है जब टॉपिक खत्म हो जाती है तो उसके बाद वाले जो सफे पर होता है वो आपका इंड नोट होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 169, पैरालिंग्विस्टिक फ्यूचर एक्सप्रेसेस इमोशन एंड कम्युनिकेट पर्सनालिटी ट्रेड्स। कह रहे हैं कि पैरालिंग्विस्टिक फ्यूचर जो है वो इमोशन को और शख्सियत यानी पर्सनालिटी की खुसूसियतों को क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है, बताता है। सेकंड में कहा गया द सटल यूज ऑफ वोकल इन्फ्लेक्शन कैन प्रोवाइड स्पेशल सिग्निफिकेंस टू वर्बल मैसेज। ठीक है, सटल मीन्स होता है मतलब बहुत अच्छा, लतीफ, साफ सुथरा। वोकल ये वर्ड जो है वॉइस से लिया गया, जिसका मतलब होता है आवाज। इन्फ्लेक्शन मीन्स आवाज का उतार चढ़ाव। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप वोकल इन्फ्लेक्शन का अच्छा यूज करते हो तो उसकी वजह से जो है वर्बल मैसेज को एक खास अहमियत जो है प्रोवाइड हो सकती है। यानी अगर आप अपनी आवाज का उतार चढ़ाव जो है बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से जो है वर्बल मैसेज को एक खास अहमियत मिल सकती है, यानी आपके वर्बल मैसेज में जो है 4 चांद लग सकते हैं। सर ये ये ऑप्शन, दोनों सही है। ये ऑप्शन से हाँ, देखिए यहाँ पे जो है बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें देखिए क्या कहा गया, पैरालिंग्विस्टिक के बारे में हमने क्या पढ़ा है। पैरालिंग्विस्टिक जो होता है जहां पर जो है आप क्या बोलते हो, ठीक है, मतलब आप क्या बोलते हो, यानी आप क्या पढ़ रहे हो, आपका कंटेंट क्या है, ये चीज मैटर नहीं करती है, आप कैसे बोल रहे हो इस चीज पर जो है फोकस किया जाता है। यानी आपकी बोलने की जो अपेयरेंस है वो कैसी है, आपका इशारा किनाया, आप कहाँ पर हाथ उठा रहे हो, कहाँ पर आप अपनी आवाज को गिरा रहे हो, किस तरीके से आप जो है मंच पर खड़े होकर बोल रहे हो, तो पैरालिंग्विस्टिक में जो है इस चीज पर फोकस किया जाता है। तो अगर ये चीज जो है आपको पैरालिंग्विस्टिक में देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं
कहीं जो है आपकी पर्सनालिटी के बारे में चीज देखी जाएगी। यानी इस बंदे की पर्सनालिटी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। आप संसद वगैरह में देख सकते हो कि लोग किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, मतलब बोलने का उनका तरीका क्या होता है। बिल एक अलग बात हो गई, आप बिल वगैरह नहीं सुनते, आप सिर्फ ये देखते हो इस बंदे की आवाज कितनी अच्छी है, कितनी अच्छे तरीके से ये बोल रहा, दहाड़ रहा है बिल्कुल, तो उससे जो है उसकी पर्सनालिटी जो है पता चलती है। इसी तरीके से वोकल इंफ्लेक्शन मीन्स वही होगा, वर्बल मैसेज आपके पास है, आप कहीं पर बयान कर रहे हो, ऐसे खड़े होकर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, तो लोग जो है आपको सुनेंगे भी नहीं, आपके मैसेज की तरफ बिल्कुल देखेंगे भी नहीं। हाँ, अगर उसी मैसेज को जो है आप बिल्कुल आवाज के उतार चढ़ाव के साथ बोलोगे, कहाँ पर आपको आवाज अपनी बढ़ानी है, कहाँ पर आपको अपना वॉल्यूम जो है गिराना है, इन सारी चीजों पर फोकस करके आप अपने वर्बल मैसेज को डिलीवर करोगे, तब जो है आपका मैसेज क्या किया जाता है, अच्छा माना जाता है। समझ में आ गई? तो इन दो स्टेटमेंट में इसी चीजें के बारे में बोला गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 170, टाइप ऑफ मेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो है कुछ डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल दिए गए हैं। तो एक है एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन, इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों को मैच करके बताना है। सेकंड ऑप्शन सर। सर सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड। हाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज जो है, मतलब मुझे लगता है अक्सर बच्चों को ये बातें जो है कंफ्यूज रहती है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट में। एक्सप्लिसिट मीन्स जो चीज जाहिर है, ठीक है, इम्प्लिसिट मीन जो चीज छुपी हुई हो, ठीक। तो एक्सप्लिसिट को आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे आप कहीं पर भी मेट्रो वगैरह के स्टेशन पे जाते हो, जब आपको बाहर निकलना होता है तो एग्जिट जो है लिखा होता है। तो एग्जिट मीन्स यानी जो चीज बाहर हो, जो चीज आपको दिखाई दे, बाहर जाने का रास्ता जो है आपको दिख रहा है, जाहिर है, ठीक है, वाजे है बिल्कुल। तो एग्जिट से आप एक्सप्लिसिट जो है रिलेट कर सकते हो, यानी ऐसा मैसेज या ऐसी चीज या ऐसा कम्युनिकेशन जो बिल्कुल साफ तौर पे आपके सामने क्या है, जाहिर है। इम्प्लिसिट मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन जो है या फिर ऐसी चीज है जो आपको जाहिर ना, यानी आपके माइंड में तो होती है वो चीज, लेकिन वो जाहिर नहीं होती है, जब तक आप उसको मुंह से ना बोलोगे तब तक वो चीज जो है जाहिर नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट क्या है, कमेंट्स ऑन अदर कम्युनिकेशन बिहेवियर। तो दूसरे के कम्युनिकेशन के बिहेवियर पर अगर आप कमेंट कर रहे हो तो एक्सप्लिसिट है। क्यों आप कमेंट कर रहे हो? क्योंकि आपने उसका कम्युनिकेशन जो है देख रखा है, सुन रखा है, तभी जो है आप क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। इम्प्लिसिट में सरकास्टिक रिमार्क्स, यानी तंजिया कैफियत। तो तंजिया कैफियत अगर आप किसी के आपके अंदर है, तो यानी ये कैफियत जो है आप अंदर ही अंदर जो है सिर्फ जाहिर कर रहे हो, यानी आपके अंदर वो कैफियत है, लेकिन आप अपनी जुबान पे या बोलकर उस कैफियत को जो है आप नहीं जाहिर कर रहे हो, ठीक है। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग तंज करते हैं या एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर करते रहते हैं, इशारा किनाया में करते रहते हैं, लेकिन जुबान से उस चीज को अदा नहीं करते। तो ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन या मैसेज होता है, इम्प्लिसिट, यानी जो छुपा हुआ हो, वाज़ेह तौर पर आपको नहीं दिख रहा हो। वर्बल कम्युनिकेशन आपका वही होगा, कमेंट्स अबाउट नॉन वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कमेंट करना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एन एग्रेसिव जेस्चर मॉडिफाइड विद अ स्माइल, यानी किसी भी खतरनाक वाला जेस्चर है या इशारा है, इस तरीके की चीजों को जो है आप मुस्कुरा कर जो है या मुस्कुराने में चीजों को आप चेंज कर दे रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आ गया समझ में? इज क्लियर? जी सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 171, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन की एग्जांपल आपको बतानी है, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो आपके सामने बिल्कुल जाहिर है, वाज़ेह है, आपको दिख रहा हो। तो यहां पर कौन सा है? देखिए, एक में है साइलेंट रिमोर्स। रिमोर्स मीन्स होता है पछतावा, अफसोस, और यहाँ पे लिखा गया साइलेंस, यानी आप अंदर ही अंदर जो है छुप कर या छुपा कर जो है अफसोस या पछतावा कर रहे हो। अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट, या आई कांटेक्ट के कनेक्शन को जो है आप अवॉइड कर रहे हो। अपोलोजाइज, किसी से आप माफी मांग रहे हो, ठीक है। माफी मांगना जो है ये साइलेंट वे में नहीं होगा, जब भी आप किसी से माफी मांगोगे तो आप खुलकर मांगोगे, बोल कर मांगोगे। या आप कुछ वजह या कोई एक्सक्यूज, आप कोई उज्र जो है पेश कर रहे हो, या आप किसी चीज को जो है एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसमें से कौन सी जो है एक्सप्लिसिट की एग्जांपल बनेगी? सी ऑप्शन। सी डी। ऑप्शन सी। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। तो इसमें जो है सी डी ई बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट का जो कंसेप्ट है ये आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 172। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 वन ऑफ द वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ही की जनरल एजुकेशन काउंसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कह रहे हैं कि एनईपी 2020 के मुताबिक हिकी का एक वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है एक्रीडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो है जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है, क्या वो हायर एजुकेशन को एक्रीडेट करने का काम करेगा, ये कहा गया है। सेकंड में, अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 थ्रू अ सुटेबल सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एक्रेडिटेशन एंड ग्रेडेड ऑटोनॉमी and in a phased manner over a period of 15 years, all higher education institution in India will aim to become independent self-governing institution। यानी ईपी 2020 के मुताबिक कहा गया है कि ग्रेडेड एक्रेडिटेशन एंड ग्रेडेड ऑटोनॉमी सुटेबल सिस्टम के थ्रू जो है, यानी 15 ईयर के पूरे पीरियड में जो है सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में, उसका मकसद यही है कि वो इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन जो है बन जाए या हो जाए। बताइए। स्टेटमेंट फर्स्ट। दूसरा सही था। देखिए, फर्स्ट जो है यहाँ पे सही गलत हो जाएगा, और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। मतलब बहुत ही क्या कही जाए, शर्म की बात है कि आप लोगों को जो है हिकी का जो है वर्टिकल याद नहीं, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो, फिर मतलब क्या ही उम्मीद लगाई जाए। देखिए, मैंने कई बार आपको बोला है कि बिट तरतीब जो है आपको हिकी का वर्टिकल जो है याद रखना है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, वीडियो देखकर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, एटलीस्ट ये सारी चीजें जो है पीवाईक्यूज में आई हुई हैं, जो आपको करवाई गई हैं, ये सारी चीजें तो आप याद रख सकते हो। देखिए सर हिकी का, ऑप्शन में कुछ हाँ, गड़बड़ हो गई। ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है। सर एक बार फिर से कीजिए। हम्म ये थर्ड है, तो थर्ड में पहला ट्रू है, को दूसरे हाँ ठीक ठीक, यहाँ पर फोर्थ होगा। ठीक है ठीक है, तो ये जो है ये फोर्थ होगा। ठीक है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा और फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, तो देखिए इसको जो है ना तरतीब भी पूछा जाता है, तो पहले नंबर पे ये आता है, ठीक है, सेकंड पे जो है ये आता है, थर्ड पे जो है आपका ये आता है, और फोर्थ पे जो है वो ये आता है। तो सबके फ्यूचर भी जो है हमने पॉइंट में लिख दिए हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करेगा, उसको मुनज्जम करने का काम करेगा, उसको एडमिनिस्टर करने का काम करेगा, चलाने का काम करेगा। ठीक। फिर नैक है, जो कि जिस तरीके से हमारी नैक बॉडी है ना, अभी नैक जो भी चल रही है, तो ये जो हिगी के अंदर बनाई गई है एनईपी 20 के अंदर, तो ये हायर एजुकेशन को जो है एक्रीडेट करने का काम करेगी। इसी तरीके से हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, यहाँ पर ग्रांट्स वर्ड जो यूज किया गया, इसका मतलब होता है फंडिंग देना। ग्रांट्स मिस होता है किसी चीज को अता करना, तो हायर एजुकेशन कमीशन जो यहाँ पर ग्रांट्स काउंसिल बना है, तो ये हायर एजुकेशन को जो है फंडिंग देगी, तो इसका कीवर्ड है फंडिंग। इसी तरीके से जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है, ये क्या करेगी, हायर एजुकेशन में जो है स्टैंडर्ड जो है सिटिंग करने का काम करेगी, यानी एकेडमिक लेवल को जो है बहुत ही फुलफिलेज बनाएगी, बहुत ही अच्छा बनाएगी, स्टैंडर्ड लेवल का बनाएगी। ठीक है, तो ये फोर ही की, यानी जिसको वर्टिकल बोलते हैं, फोर वर्टिकल है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के, और ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, सबके फ्यूचर जो है दिए गए हैं। तो कम से कम इस चीज को याद रखना, इससे जो है काफी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, कभी भी जो है आप लोगों का कंक्रीट आंसर नहीं आता है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 173। अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 टीचिंग ड्यूटीज विल बी मोर एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो विल बी हाई एंड फैकल्टी विल बी जनरली ट्रांसफेरेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। एनईपी 20 के मुताबिक टीचिंग ड्यूटीज जो है वो ज्यादा होगी, एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो हाई होगी, एंड फैकल्टी जो है वो आमतौर पर इंडिया के अंदर यानी कंट्री में पूरे इंस्टीट्यूशन में जो है ट्रांसफेरेबल होगी। यानी क्या फैकल्टी को जो है मतलब कंट्री के पूरे इंस्टीट्यूशन में जो है ट्रांसफर किया जाएगा। आमतौर पे कुछ इस तरीके की चीजें जो है एनईपी में कही गई है कि टीचिंग की ड्यूटीज जो है बढ़ जाएंगी, कुछ ऐसी चीजें आपने पढ़ा है। सेकंड स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू द एनईपी 20 फैकल्टी विल बी गिवन द लिबर्टी टू डिजाइन देयर पेडागोजिकल अप्रोच फॉर इनोवेटिव टीचिंग एंड रिसर्च।
तो ये नीपी 20 के मुताबिक जो है फैकल्टी को जो है ये आज़ादी दी गई है ताकि वो अपने एतबार से जो है टीचिंग एंड रिसर्च के मतलब ताकि वो अपने पेडागोजिकल अप्रोच को डिजाइन करे, किस चीज के लिए, इनोवेटिव टीचिंग एंड रिसर्च के लिए। पेडागोजिकल अप्रोच का मतलब ये तदरीस का जो तरीक़ेकार है, यानी फन्नो तालीम तरबियत का जो तरीक़ेकार है वो अपने एतबार से डिजाइन करे इनोवेटिव टीचिंग एंड रिसर्च के लिए। बताइए। पहला स्टेटमेंट तो सही लगता है फोर्थ सर। फोर्थ हाँ, तो ये भी जो है बिल्कुल 4 होगा इसमें। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इस वजह से गलत है क्योंकि कहीं पर भी जो है ये नहीं कहा गया है कि टीचिंग की ड्यूटीज जो है वो विल बी मोर। ठीक है भाई, मोर क्यों होगी, जो तरीका है टीचिंग का वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर से जो है एडिशनल काम लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ट्रांसफेरेबल वगैरह की कुछ ऐसी बात नहीं की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 174, अ पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय यूजीसी इन 1978 सजेस्टेड। कह रहे हैं कि यूजीसी के जरिए जो है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है बनाया गया था 1978 में, तो उसने जो है क्या सजेशन दी। इस पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए जो है इस चीज को जो है आपको याद रखना है कि 1978 में यूजीसी के जरिए जो फ्रेमवर्क डेवलप किया गया था तो उसकी सजेशन जो है क्या थी। क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को खत्म करने की या बंद करने का सजेशन दिया गया। यूनिवर्सिटी के नंबर को बढ़ाने की सजेशन दी गई, और इसी तरीके से हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के सपोर्ट के लिए सजेशन दी गई। ऑटोनमस कॉलेज को डिसकंटिन्यू करने की सजेशन दी गई। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल पर जो है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स को इंट्रोड्यूस करने का सजेशन दिया गया। क्या लगता है आप लोगों को। बीसीई सर। सर सर चौथा ऑप्शन डी। हाँ, तो चौथा। बी सी एंड ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को खत्म करने की बात नहीं की गई क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखोगे 1978 में हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है ये गवर्नमेंट के फंड से नहीं चलती, ये प्राइवेट फंड से चलती है। यानी मतलब जो भी इसको बनाता है वो कुछ ट्रस्ट वगैरह होते हैं, तो वो ट्रस्ट वगैरह ही जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जो है चलाते हैं। तो यानी बच्चों से जो फीस लेते हैं और जो कुछ भी कोई काम करते हैं तो वो उन्हीं के एतबार से जो है ये अपनी यूनिवर्सिटी को मैनेज करते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगर बंद कर देते तो बच्चे जो है कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। इसी तरीके से ऑटोनमस कॉलेज को भी खत्म करने की या डिसकंटिन्यू करने की बात नहीं की गई थी, तो इसी को आपको क्या करना था, एलिमिनेट करना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 175। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं काफी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अगर इस चीज को जो है आपने अपने वुड डिस्पैच वाली फाइल में या जो भी आपने लिख रखा है, अगर ऐसी चीज जो है वहां पर आपने नहीं नोट की होगी तो आप जो है इस क्वेश्चन के थ्रू जो है आप नोट कर लेना। द एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 सजेस्टेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो वुड डिस्पैच ने जो है 1854 का जो एजुकेशनल डिस्पैच था उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए सजेशन दी थी, किस सब्जेक्ट में। लाइब्रेरी साइंस, लॉ, मेडिसिन, सिविल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस। डी होगा। देखिए, यहाँ पे है लॉ है, ठीक है, मेडिसिन है, और इसी तरीके से जो है सिविल इंजीनियरिंग पे जो है इन्होंने जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात की थी। ये भी जो है पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। उज्जैन इन एंशियंट इंडिया वाज फेमस। उज्जैन जो है जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, एंशियंट इंडिया में जो है ये किस चीज की स्टडी के लिए क्या थी, फेमस थी। वेटेनरी यानी एनिमल ट्रीटमेंट के लिए, चाइनीज फिलोसफी के लिए, एस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात, इल्म फल्कियात, आसमान वगैरह की जो इल्म लेते हैं ना, नॉलेज लेते हैं, या जी सर। कम्युनिटी वर्क। हाँ, तो उज्जैन जो है ये एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम में बना हुआ है उज्जैन के ताल्लुक से। क्वेश्चन नंबर 177, स्टेटमेंट 1 में कहा गया है, अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइजेस एंड, ठीक है, एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। कह रहे हैं कि एक वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट के सारे ट्रू प्रीमाइजेस और एक फॉल्स कंक्लूजन जो है नहीं हो सकता। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक डिडक्टिव आर्गुमेंट में सारे प्रीमाइजेस ट्रू हैं तो उसका कंक्लूजन जो है फॉल्स नहीं हो सकता। सेकंड में कहा गया, द कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द आर्गुमेंट। ट्रुथ का कंसेप्ट जो है वो आर्गुमेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता। बताइए। दूसरा तो सही है। दोनों सही लग रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
ट्रू है दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि डिडक्टिव के बारे में हमेशा से हम यही जानते हैं कि अगर डिडक्टिव आर्गुमेंट के सारे प्रीमाइजेस ट्रू हैं तो उसका कंक्लूजन जो है मस्ट बी ट्रू, यानी ट्रू होगा ही होगा, 100%, जिसको हम सर्टनली बोलते हैं, ठीक है, जरूरी तौर पर जो है वो ट्रू होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता अगर उसके सारे प्रीमाइजेस जो है क्या है, ट्रू हैं। यही चीज अगर हम इंडक्टिव में जाते हैं तो इंडक्टिव में जो है हम वहां पर श्योर नहीं होते हैं, वहां पर प्रोबेबल करके एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका मतलब ये होता है कि आपका कंक्लूजन जो है सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, यानी 50-50 के चांसेस वहां पर होते हैं। चलिए, विच फेलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, ठीक है, कह रहे कि द यूनिवर्स मस्ट बी स्फेरिकल इन फॉर्म बिकॉज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट इन स्फेरिकल इन द फॉर्म। कह रहे कि कायनात जो है या यूनिवर्स जो है उनको फॉर्म में जो है स्फेरिकल होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, यानी गोल होना चाहिए, क्योंकि उसके सारे पार्ट जो है वो फॉर्म में जो है क्या है, गोल है। डी ऑप्शन सर, कंपोजिशन। हाँ, तो ये है फेलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी इसमें हम किससे जाते हैं, फेलेसी ऑफ कंपोजिशन में जो है हम पार्ट टू होल जाते हैं। जैसे हमने कुछ पार्ट को देखा वो गोल थे, तो उसी बेस पे हमने कर दिया कि पूरी कायनात को जो है स्फेरिकल जो है होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने किसी घर से किसी भी एक अच्छे लड़के को देखा जो बहुत ही हैंडसम था, तो यानी उस घर का सिर्फ एक जुज हमने देखा है, तो उस बेस पे हमने क्या कह दिया है कि इस घर के अंदर जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे जो है क्या है, हैंडसम है, जबकि बहुत सारे नमूने मिल सकते हैं आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 179, तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है द स्टेटमेंट सवातीज माइंड इज अ ट्री ऑलवेज लेडेन विथ फ्रूटफुल आइडियाज इज एन एनालॉजी। स्टेटमेंट में कहा गया है कि सवाती का माइंड जो है वो एक पेड़ है, ठीक है, और हमेशा जो है फलदार आइडियाज के साथ वो लदा हुआ है, लेडेन विथ फ्रूटफुल आइडियाज, यानी हमेशा जो है वो फ्रूटफुल ख्याल से, फलदार ख्यालात से, यानी फलदार आइडियाज से जो है वो लदा हुआ है। कह रहे हैं ये एक एनालॉगी है, यानी एक तशबीह है, यानी आप इसको ये कह सकते हो कि हाँ, सवाती के दिमाग को जो है वो किससे तशबीह दी जा रही है, फलदार आइडियाज से, यानी उसके माइंड में जो है भर भर के जो है आइडियाज आ रहे हैं, ये आप बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है Sawat's mind is a tree always laden with fruitful ideas is only descriptive in nature। कह रहे हैं कि स्वाति का जो दिमाग है एक पेड़ है, हमेशा जो है वो एक फलदार आइडियाज से जो है लदा हुआ है, ये सिर्फ जो है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। देखिए, ऊपर में कहा गया है कि अगर स्वाति का माइंड जो है फलदार आइडियाज की तरह जो है लदा हुआ एक पेड़ है, ये एक तशबीह है, तो यानी आप ये कह सकते हो कि स्वाति के माइंड को जो है कंप्यूटर से तशबीह दी गई है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी जो है बहुत सारे आइडियाज जो है क्या होते हैं, लदे हुए होते हैं, उसी तरीके से स्वाति का माइंड भी जो है आइडियाज से क्या होता है, भरा पड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है, और इसमें बात जो चेंज की गई है वो ये कहा गया है कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब ये हो गया कि यानी यहाँ पे जो है हम नेचर की चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि वाकई कुदरत ने जो है स्वाति को इस तरीके का दिमाग दिया है कि उसके माइंड में जो है बहुत तरीके के आइडियाज जो है आ रही है, यानी उसके माइंड में हमेशा जो है आइडियाज जो है भरा रहता है। जैसे होता है ना, आपने किसी को तशबीह दिया कि यार तुम्हारा माइंड जो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठीक। फिर दूसरा जो है आप उसी चीज को नेचर में भी बोल सकते हो कि वाकई अल्लाह जो है वो किसी किसी को ऐसा दिमाग देता है जिसके अंदर इस तरीके की चीजें जो है पाई जाती हैं। तो दोनों बातों में जो है फर्क है, वही चीज आपसे कही जा रही है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे जो है नेचर और इसी तरीके से एनालॉजी जो है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट हुआ है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में उसी चीज को जो है हम नेचर में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि नेचर ने जो है स्वाति को ऐसा दिमाग दिया है जबकि हमको नहीं दिया, ठीक है, यानी हमारे माइंड में जो है फ्रूटफुल आइडियाज यानी फलदार वाले आइडियाज जो है नहीं आ रहे हैं, स्वाति के माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि फितरत ने, कुदरत ने जो है उसको ऐसा दिमाग दिया है। अब पहले में जो है हम तशबीह कर रहे हैं। चलिए, इसी पे क्लास को इन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 180। स्टेटमेंट 1 में कहा गया अमोंग द 5 प्रोपोजिशन इन न्याय सिलोजिज्म द फर्स्ट प्रतिजना कोइंसाइड्स विद द फिफ्थ निगमना। कह रहे हैं कि न्याय सिलोजिज्म के 5 प्रोपोजिशन के दरमियान जो है पहला प्रोपोजिशन प्रतिजना जो है वो फिफ्थ प्रोपोजिशन यानी निगमना के साथ क्या रखता है, ताल्लुक रखता है, यानी निगमना के साथ मिलता रहता है या मुताबिकत रखता है, यानी निगमना के साथ ही खत्म होता है। सेकंड में कहा गया अमोंग द 5 प्रोपोजिशन इन न्याय सिलोजिज्म द सेकंड हेतु कोइंसाइड्स विद द फोर्थ उपन्याय।
कह रहे न्याय सिलोजिज्म के 5 प्रोपोजिशन में से सेकंड प्रोपोजिशन जो हेतु होता है वो फोर्थ प्रोपोजिशन उपन्याय के साथ क्या है, मुताबिकत रखता है, यानी वो उससे मिलता है। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर प्रतिजना से हम कोई बात शुरू करते हैं तो उसको लाकर हम निगमना पे खत्म करते हैं। सेकंड में ये कह रहे हैं कि अगर हेतु में हम कोई रीजन देते हैं तो उस चीज को हम कहाँ पर लाकर प्रूव करते हैं, उपन्याय में प्रूव करते हैं। यही बात जो है कहना चाह रहे हैं। दोनों तो सही है। हाँ, तो बोथ स्टेटमेंट आर जो है करेक्ट है। अब आप देख सकते हो कि फोन से जो है कितने टाइप्स के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस शर्त तो यही है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि निगमना से प्रतिजना से हम शुरू करते हैं तो निगमना मींस कंक्लूजन, यानी निगमना पे लाकर हम प्रूव कर देते हैं प्रतिजना वाले स्टेटमेंट को, और निगमना में कंक्लूजन निकल जाता है, यानी वो चीज प्रूव हो जाती है। हेतु में रीजन दिया जाता है कि क्योंकि वहां पर धुआं था, तो ये क्योंकि वहां पर जो धुआं है उसी चीज को लाकर उपन्याय में हम रीअफर्म करते हैं, यानी एक एप्लीकेशन देते हैं, यानी एक ऐसी एग्जांपल देते हैं जिसमें तीनों टर्म आ जाती है और चीज प्रूव हो जाती है। हम ये कहते हैं कि हाँ किचन में जो है क्या थी, आग लगी हुई थी, वहां पर जो है हमने धुआं देखा था, तो किचन जो है आपकी मेजर टर्म बन जाएगी, आग जो है आपकी माइनर बन जाएगी, धुआं जो है आपका मिडिल टर्म बन जाएगा। तो इस तरीके के हम ऐसे एग्जांपल देंगे जहां पर तीनों टर्म आकर जो है रीअफर्म कर दे उस चीज को, यानी दोबारा कंफर्म कर दे उस चीज को कि हाँ हेतु जो दिया गया है वो सही है। फिर उसके बाद जो है निगमना निकल जाता है उसी प्रतिजना को प्रूव करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है चीजें? जी सर। गुड, चलिए और बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी चीज में? मतलब आप लोग वाकई में मतलब पीवाईक्यूज वगैरह रिवीजन नहीं कर रहे हो या कर नहीं पा रहे हो, मतलब क्या दिक्कत है? मतलब मुझे बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है।